हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स के इस वीडियो में हम लास्ट पार्ट को लेके खड़े हैं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स का आपने ऑलरेडी 2 वीडियो देखा है। केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में हम कवर किए हैं स्टार्टिंग, केमिकल काइनेटिक्स है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसके अलावा रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और मतलब रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग बनाए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कवर किए होंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन, मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है, तो ये सब पार्ट को हमने पिछले 2 वीडियो में कवर किया है। जबकि आज के पार्ट में हम कवर करने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी, कोलिजन थ्योरी और कोलिजन थ्योरी एक्टिवेशन एनर्जी से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन में जो लास्ट के क्वेश्चन है, मतलब 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये सारे न्यूमेरिकल्स इस पार्ट से आपके कवर होंगे। आज मैं आपको 3 फॉर्मूला डायरेक्ट करके दूंगा एक्टिवेशन एनर्जी का, जिससे कि हम सारे बैक क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो आज का क्लास का जो हमारा बेसिक बात है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इसमें एक और कंसेप्ट हमारे पास है जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के कंसेप्ट के आधार पर भी रिएक्शन होता है। इस थ्योरी का कहना है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, इट मींस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करता है। अब ऐसा नहीं कि 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों आपस में मिला और रिएक्शन हो गया। तो जब भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो दोनों के बीच में कोलिजन होती है, दोनों के बीच में टक्कर होती है, और टक्कर के बाद ये अपना ओल्ड बॉन्ड को तोड़ेगा, तब कोई न्यू बॉन्ड फॉर्म करता है। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होना, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होना, न्यू बॉन्ड फॉर्म करना, इसी के थ्रू कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसी कंसेप्ट को लेके एक कंसेप्ट बनाया गया जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, जरा इस पोस्टुलेट्स को हम लोग देख लेते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कुछ पोस्टुलेट्स को हम लोग देखें। हमारा थ्योरी बोलता है कोलिजन थ्योरी, एक केमिकल रिएक्शन अकर्स या ए रिएक्शन अकर्स ऑन कोलिजन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ओनली इफ दे पोसेज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। पहली बात है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट आपस में कोलिजन करता है और रिएक्टेंट का एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट दोनों कोलाइड कर रहा है और प्रॉपर एनर्जी से ना करे या सफिशिएंट एनर्जी से ना करे, तब तो बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो रिएक्टेंट के बीच में जो कोलिजन होता है वहां पर रिएक्टेंट के पास एक सर्टेन अमाउंट की एनर्जी होनी चाहिए। तो a reaction occurs on collision of 2 molecules या 2 atoms only if they possess a certain amount of energy. Number 1. दूसरा, collision should be in proper energy, proper orientation and proper एंगल। जब भी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो तो कोलिजन प्रॉपर एनर्जी के साथ हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो और प्रॉपर एंगल के साथ हो। अगर एनर्जी प्रॉपर नहीं हुआ, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ, एंगल प्रॉपर नहीं हुआ, तो वो कोलिजन हो जाएगी अनअफेक्टिव। माने अनअफेक्टिव कोलिजन का मतलब है जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कोलिजन 2 टाइप की होती है, एक अफेक्टिव और एक नॉन अफेक्टिव। जिस कोलिजन के थ्रू बॉन्ड टूटेगा वो हो गया अफेक्टिव कोलिजन, और जिस कोलिजन में कुछ नहीं होगा, जस्ट कोलिजन हमारी वेस्ट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड अनअफेक्टिव कोलिजन। तो कोलिजन 2 टाइप की होती है, अफेक्टिव और एक अनअफेक्टिव। तो कोलिजन शुड बी विथ प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर एंगल एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। माने कि कोलिजन जब भी हो तो प्रॉपर एनर्जी के साथ हो, प्रॉपर एंगल के साथ हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो। तो तीसरा है अ मिनिमम एनर्जी व्हिच मॉलिक्यूल्स मस्ट पोसेस, माने रिएक्टेंट के पास जो मिनिमम एनर्जी होना चाहिए बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। माने एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या तो इससे ग्रेटर एनर्जी अगर रिएक्टेंट के पास है तभी कोलिजन अफेक्टिव होगा। तो ये 3 पॉइंट हमारे पास थे कोलिजन थ्योरी के। इसका समरी यही है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होती है। अब कोलिजन प्रॉपर एनर्जी के साथ होना चाहिए, प्रॉपर एंगल के साथ होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए, और जो रिएक्टेंट का एनर्जी होता है वो कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या तो इससे ग्रेटर होना चाहिए। हम बात करने वाले हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते किसको है। किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए मतलब वो एनर्जी जहां पर वो अपना बॉन्ड को तोड़ दे और रिएक्टेंट के दुनिया से प्रोडक्ट की दुनिया में कन्वर्ट हो जाए, उसी मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जबकि इसको ग्राफ से आपको हम दिखाते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। कुछ डिफरेंशिएट पार्ट को हम लोग ले लें। सबसे पहले कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय Z, द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। The total number of collision per unit volume per unit time is called collision frequency। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करता है तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, माने इकाई समय के इकाई वॉल्यूम में जो कोलिजन का नंबर करेगा, जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन करेगा, इट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट अफेक्टिव कोलिजन।
द कोलिजन इन विच प्रोडक्ट फॉर्म, वो कोलिजन जिसमें प्रोडक्ट फॉर्म करता है अफेक्टिव कोलिजन होता है, और जिस कोलिजन में कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा कोलिजन वेस्ट हो जाता है, कॉल्ड अनअफेक्टिव कोलिजन। एक है थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या है इसको हम ग्राफ में डिनोट करेंगे ET से। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? द मिनिमम एनर्जी दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कंटेन इन ऑर्डर टू अंडरगो अफेक्टिव कोलिजन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, वह मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए आर कॉल्ड अफेक्टिव कोलिजन। कुछ एग्जांपल मैंने आपको क्लास में दिखाया था, जैसे मान लीजिए हम रोड पे चल रहे हैं और हमको पुलिस पकड़ लिया, ठीक है, और पुलिस हम लोग के ऊपर अगर मान लीजिए 1000 का फाइन किया, 1000 का फाइन अगर हमको किया है, और हमने उस वक्त अपना पॉकेट को अगर देखा तो मेरे पास 600 रुपया था, ठीक है, लेकिन पुलिस को देने के लिए हमको चाहिए 1000 रुपया, तो हमारे पास, और लेकिन पुलिस को देने के लिए हमको 1000 रुपया चाहिए, तो 1000 रुपया हो गया हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी, 1000 रुपया हो गया हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो टोटल एनर्जी हमको लग रहा है जो पुलिस को हमको देना है, लेकिन हमारे पॉकेट में है कितना, 600 रुपया, वो हो गया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन अगल बगल अगर किसी फ्रेंड से हम 400 रुपया का हेल्प ले ले, क्योंकि मेरे पॉकेट में ऑलरेडी 600 है, 400 का हेल्प अगर हम ले लेते हैं तो उसको 1000 रुपया देके हम बैरियर को पार कर लेंगे, मैंने पुलिस को निकल जाएंगे। तो दोस्त से जो मैंने हेल्प लिया 400 रुपये का, वो हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। एक वंस अगेन, फ्रेंड से जो मैंने 400 रुपये का हेल्प लिया है बैरियर को पार करने के लिए, जो लिया है एक्स्ट्रा हेल्प, वो हो गया मेरा एक्टिवेशन एनर्जी। हमको पुलिस को जितना देना पड़ गया टोटल, वो हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, और मेरे पास जो है पहले से ही मेरे पॉकेट में था 600 रुपया, वो हो गया एक्टिव, क्या नाम है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो मेरे पास जो है वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो टोटल हमने उसको दिया वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, और फ्रेंड से जो 400 का हेल्प लिया ये हो गया मेरा एक्टिवेशन एनर्जी। इस चीज से हम लोग समझ जाते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी जो मैंने फ्रेंड से लिया था, मैंने रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए हमको जो एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट के बाद, क्योंकि 600 रुपया तो मेरे पास है, 1000 रुपया उसको देना है, तो हेल्प कितने का लेना है, 400 का, वही 400 यहाँ पर हो गई एक्टिवेशन एनर्जी, डिनोटेड बाय EA। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट रिएक्टेंट, मैं रिएक्टेंट हूँ, मुझको एक्टिवेट करने के लिए अब मुझको पार करना है, तो अब हमको कम से कम जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये क्या होता है? द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट टू टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री, मतलब रेट कांस्टेंट का डिफरेंस बाय 10 डिग्री। जैसे इसको एक्सप्रेशन हम लोग देखें तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन बाय रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन, दोनों के बीच में डिफर होना चाहिए 10 डिग्री का। के के बारे में एक बात हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में सुन चुके हैं, सुन लीजिए। के नाम है रेट कांस्टेंट, के नाम है रेट कांस्टेंट। इसके बारे में हमारे विचार क्या थे? रेट कांस्टेंट पूरे रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं करता है। किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो हम 30% में निकाल लेंगे, उसी का यूज हम लोग 60%, 70%, 90%, 99 में करेंगे। बट हाँ, रेट कांस्टेंट कांस्टेंट तो होता है, बट रेट कांस्टेंट तभी तक कांस्टेंट होगा जब तक टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। एक बार फिर से रोशन, रेट कांस्टेंट तभी तक कांस्टेंट होगा जब तक टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर को हम चेंज करें तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज कर जाती है। इस बात को जरा गौर से सुन लीजिए। रेट कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, हाँ होता है, बट ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज कर जाती है। इसी के बारे में हमको बताया गया है आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा। तो आर्हेनियस इक्वेशन एक गिवन इक्वेशन है जो हमें प्रूफ तो नहीं करना है, डिग्री लेवल में इसको हमें देखना है, बट आज हमको 11-12 के लेवल में या नीट लेवल में, जी मेंस लेवल में इस फॉर्मूला को डेराइव नहीं करना है, सिर्फ इसका यूज करना है, जहां पर k इज इक्वल टू AE टू द पावर माइनस EA बाई RT। k इज इक्वल टू AE टू द पावर माइनस EA बाई RT। पहले हर एक चीज को पहचानते हैं, k क्या, हर एक चीज क्या है। k है तो रेट कांस्टेंट, वही जिसका नाम हम लोग ले रहे थे। यूनिट इसका होता है पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, पर डे, पर ईयर, सब चलता है। अब कोई जरूरी याद नहीं है कि इसको पर सेकंड में लाके हमको देखना है। तो k तो हो गया रेट कांस्टेंट। ए हो गया फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ए है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसका एक और भी नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्यों? क्योंकि ई जो है मेरा एक्सपोनेंशियल टर्म है, जो मैथ में आप यूज करते हैं, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर वाई, वही मैथ वाला एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल के आगे लगने के कारण इसका नाम हो गया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ए का। और एक और भी नाम है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और ए किसी रिएक्शन का कांस्टेंट होता है, इसमें कोई हिडन कंडीशन नहीं होती है। ई तो हो गया एक्सपोनेंशियल टर्म।
ये हो गया मेरा एक्टिवेशन एनर्जी, जो अभी नाम ले रहे थे एक्टिवेशन, जो 400 रुपया का हेल्प मैंने अपने फ्रेंड से लिया था, एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल में इसका बात करेंगे। आर हो गया हमारा गैस कांस्टेंट वैल्यू 8.314 जूल पर मोल, और टी हो गया मेरा टेम्परेचर। तो आर्हेनियस इक्वेशन तो हम देख रहे हैं, वो है मेरा K = AE⁻ EA/RT। बट बच्चों इस इक्वेशन में कुछ भी पुट करके सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमें हैंडल करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल टर्म, जो कि आसान हमारे लिए नहीं होगा। K बैठा के E नहीं निकाल सकते हैं, E बैठा के K नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं बाय यूजिंग लॉग, और फिर इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके इसमें न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने किया क्या, यहाँ पर आइए, K = AE⁻ ये मेरा आर्हेनियस का ओरिजिनल इक्वेशन है। सरोज इसमें हमने दोनों साइड लगा दिया लॉग, क्या लगा दिया लॉग, तो लगाया तो लॉग, बट हम लगाएंगे लॉग टू द बेस e, जिसको हम लोग कहते हैं ln, लॉग टू द बेस e को ही हम लोग कहते हैं ln। मैथ वाले लोग बोलते हैं लॉग टू द बेस e, केमिस्ट्री में इसी को यूज किया जाता है ln, नेचुरल लॉगरिथम। तो कांस्टेंट टर्म के कारण हम पहले लगाएंगे लोन, फिर बाद में अपना लॉग में कन्वर्ट कर देंगे, टेकिंग ln बोथ साइड। तो ln k = इनटू में ln हो या लॉग हो, प्लस कर देता है तोड़ के, तो ln a माइनस, जैसी ln हम लगाएंगे तो e⁻ ये वाला टर्म उतर के आ जाएगा आगे, तो -EA/RT, अब पीछे चला गया ln e या log e। ln और e में वही संबंध है जो संबंध 1/2 और 2 में होता है, दोनों आपस में कट जाते हैं। रीजन क्या है, ln को ही कहते हैं log टू द बेस e, और ऊपर में है e, दोनों कटेगा तो वैल्यू क्या मिलेगा 1। तो ln k = ln a - EA/RT, ये तो कट गया। नीचे आते हैं ln k = ln a - EA/RT। अब ln को log में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ln = 2.303 log k। अब जब 2.303 के साथ log डाला तो आ गया अपना बेस का मतलब बेस 10। अब यहाँ पर बेस आप 10 लिखें या ना लिखें, बेस 10 ही कंसिडर्ड होता है। तो 2.303 log k = यहाँ ln है, तो 2.303 log a माइनस पीछे में EA/RT। अब इधर से 2.303 को ले ले कॉमन, तो यहाँ से तो हमको मिला, यहाँ नहीं मिला तो इसको डिवाइड कर दिया, और जो कॉमन लिया था इसको इससे मैंने काटा। अब जो फाइनल रिलेशन हमारे पास आ गया वो है log k = log a - EA/2.303 RT। एक बार फिर से इसको रसम देखो, log k = log a - EA/2.303 RT, जो कि आर्हेनियस का ही इक्वेशन है बट सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पर k बैठा के ये निकालना, ये बैठा के k निकालना इजीली आसान है, बशर्ते अगर हमें लॉग देखने आती हो तो। अब इसी क्वेश्चन को हम उठा लेते हैं, सूरज इसको उठाओ। log k = log a - EA/2.303 RT, ये आ गया मेरा फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 1 कौन था, आर्हेनियस का ओरिजिनल जो हम लोग सुने थे, k = AE⁻ EA/RT, वो फॉर्मूला नंबर 1 था, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। अभी एक बात हम लोग सुने थे कि रेट कांस्टेंट होता है कांस्टेंट, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू कर जाता है चेंज। तो मान लेते हैं K1 इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, एंड अगर टेम्परेचर T1 से T2 किया तो रेट कांस्टेंट भी हमारी बदल जाएगी, चलो हो गया K2। तो K1 और T1 के लिए इसी इक्वेशन को लिखते हैं, और फिर K2 और T2 के लिए इसी इक्वेशन को लिखते हैं। फिर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटा देंगे, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो K का रिलेशन आ जाएगा। चलो पहला वाला log K1 = log A, मैंने बोला था A एकदम कांस्टेंट होता है, इसमें कोई हिडन शर्त नहीं होती है। log K1 = log A - EA/2.303 RT1, इक्वेशन नंबर 1। फिर K2 के लिए log K2 = log A - EA/2.303 RT2, सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब जरा 2 को 1 से हम लोग घटा लेते हैं, तो log K2 - log K1 = इस टर्म को आगे रखते हैं 2 वाले को, log A - EA/2.303 RT2 माइनस log A, माइनस माइनस हो जाएगा वहाँ प्लस EA/2.303 RT1। माइनस लॉग को इस लॉग से हम लोग काट देते हैं, क्योंकि माइनस यहाँ log A है, इधर माइनस log A, दोनों को काटा। अब यहाँ log K2 - K1 = क्या हो गया, log K2/K1, log A - B = log A/B, तो log K2/K1। अब ये दोनों में से कांस्टेंट क्या निकल रहा है, EA/2.303 R, तो EA/2.303 R को निकाला है। T2 है माइनस में और T1 है प्लस में, तो T1 को लिखा है आगे 1/T1 - 1/T2। मैथमेटिकल है सहरोज, केवल आपको देखना है कि मैंने किया क्या है। log A से माइनस log A को काट दिया
दिया है, इधर log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा दिया है, ई दोनों से कॉमन निकाल लिया है, T1 था प्लस में तो इसको आगे लिखा, T2 है माइनस में तो इसको पीछे लिखा। इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2 आ जाएगी। फाइनल फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर मेरा थर्ड, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। इसी को तो एलसीएम लेके मैंने कर दिया। ये हो गया मेरा फॉर्मूला नंबर थर्ड। यानी कि एनसीईआरटी के पीछे का सारे क्वेश्चन 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 करीबन 7 क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3 पर बनेंगे। अब इसी में कुछ ग्राफ आपको हम दिखाते हैं, चलो उस ग्राफ को देखते हैं। जैसे इस ग्राफ में मैं आपको दिखाऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो सब कुछ। ग्राफ को मैं मिटा देता हूँ, तो ग्राफ को थोड़ा हम लोग फिर से ड्रॉ कर लें। देखिए, जब ग्राफ हमें दिखाना हो तो हम एक एंड पे लेते हैं एनर्जी और एक एंड पे लेते हैं टाइम। कुछ बुक लिखा है प्रोग्रेस रिएक्शन या रिएक्शन प्रोग्रेस, जो टाइम के साथ होती है। एक ग्राफ को हमने ये बनाया। अब इसका मतलब समझिए, देखिए यहां पर है रिएक्टेंट R और यहां पर मेरा बन गया है प्रोडक्ट। ये जो एनर्जी है ये रिएक्टेंट का है, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो आया एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, इसको ध्यान से समझना ग्राफ। अच्छा सोचिए, रिएक्टेंट के पास टोटल एनर्जी इतना है। अब इसको बैरियर पार करने के लिए, द टॉप पॉइंट एनर्जी बैरियर, इसका पिछला दुनिया रिएक्टेंट का है, इधर प्रोडक्ट में आ गया। तो बैरियर को पार करने के लिए इसको इतना एनर्जी चाहिए। तो बैरियर को पार करने के लिए जितना एनर्जी उसको अपने एनर्जी के ऊपर चाहिए, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि बच्चों इतना एनर्जी तो उसके पास पहले से ही था। जो अभी कुछ देर पहले मैं आपको एग्जांपल में दिखा रहा था, पुलिस वाले के एग्जांपल में, आपके पास ऑलरेडी 600 है और आपने 400 का हेल्प लिया, तो दिस इज 400। लेकिन पार करने के लिए आपको टोटल एनर्जी कितना देना पड़ा, दिस, यहां से नीचे से, इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी नीचे से, यहां से एक्टिवेशन एनर्जी, ये हो गए एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको गौर करके देखें, ये हो गया एनर्जी चेंज, दिस इज एनर्जी चेंज, डेल्टा ई बोल सकते हैं। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू EP माइनस ER, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो सोचिए, हमने उसको दिया है इतना, उसने हमको दिया है इतना, हम ज्यादा दिए, वो मेरे को कम दिया है। तो हमारा एनर्जी रख लिया है कि हमको रिलीज किया है? जी हाँ, हमारा एनर्जी रख लिया है, क्योंकि हमने उसको दिया था इतना, उसने मुझको दिया इतना। तो हमारा एनर्जी अगर वो रख ले तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। ये ग्राफ हो गई एंडोथर्मिक की, एंडोथर्मिक रिएक्शन की ग्राफ। बात समझिए कि हमने उसको दिया है इतना, उसने मुझको छोटा सा लौटाया, यानी कि हम उसको दिए 500 रुपये, उसने मेरे को दिया 200 रुपये, यानी कि मेरा पैसा वो रख लिया है। अब कोई रिएक्शन अगर एनर्जी रख ले तो दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। बट यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड किसके बराबर? एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि ये हो गया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ये हो गया एक्टिवेशन, और टोटल को जोड़े हो जाती है थ्रेशोल्ड। बट ये ग्राफ था किसके लिए? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ऐसा ही ग्राफ अगर एक्सोथर्मिक के लिए हम देखें, सेम चीज, रिएक्शन प्रोग्रेस टाइम, रिएक्शन प्रोग्रेस टाइम, इतना एनर्जी हम दिए और हमको ये लौटाया। गौर कीजिए, ये तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, एक्टिवेशन हमारी इतनी हो गई, ये टोटल हमारी थ्रेशोल्ड हो गई। हम उसको इतना दिए और वो मेरे को इतना दिया। इसका मतलब अगर एनर्जी चेंज निकालें हम, डेल्टा ई इज इक्वल टू, तो क्या हो गया, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट। देखिए प्रोडक्ट एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा, इसका मतलब डाटा आ जाएगा नेगेटिव में। डाटा नेगेटिव में आ जाएगा तो हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब जो रिएक्शन छोड़ दे। अब इसको समझते हैं कि हमने उसको दिया है इतना, उसने हमको हमसे ज़्यादा दे दिया, यानी कि मेरा एनर्जी हम जो दिए उससे ज़्यादा रिलीज कर दिया, यानी कि ग्राफ हो गया एक्सोथर्मिक का। अगर यहाँ भी देखना है तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, टोटल हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये हो गई एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गई एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और दिस इज एनर्जी चेंज। बट यही ग्राफ अगर कैटलिस्ट के साथ देखें, पॉइजन के साथ देखें, तो बात कुछ बदलती है। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ और दिखाते हैं, रिएक्शन प्रोग्रेस ऊपर एनर्जी। अगर इसी रिएक्शन को हम बिना कैटलिस्ट के प्रोसीड करें तो कुछ ऐसा, बिना कैटलिस्ट के। अब ग्राफ इंडो का हो चाहे एक्सो का हो, चलिए इस ग्राफ को हम इंडो का ही ग्राफ बनाते हैं। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया विदाउट कैटलिस्ट, मैंने कोई कैटलिस्ट हमने यूज नहीं किया। लेकिन अगर कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा, सिर्फ
अगर इस ग्राफ को दिख रहा हो तो इस ग्राफ को थोड़ा हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर इसी रिएक्शन को बिना कैटलिस्ट के हमने किया है तो सिर्फ ग्राफ हमारी छोटी हो गई। माने ये था विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, लेकिन ये ग्राफ हो गए विथ कैटलिस्ट, विथ कैटलिस्ट। माने कैटलिस्ट के साथ अगर रिएक्शन को करें तो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया। पहले जो हमको 2 से 400 रुपए का हेल्प लेना पड़ा, अगर कैटलिस्ट के साथ इस रिएक्शन को करें तो 2 से हमको मान लीजिए 100 रुपए का हेल्प लेना पड़ा। तो ये पहला के केस में ये था एक्टिवेशन एनर्जी और सेकंड केस में ये बचा एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करना थोड़ा आसान हो गया क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया। बट एक होता है पॉइजन, अगर इसी रिएक्शन को पॉइजन के साथ करें तो एक्टिवेशन एनर्जी और बढ़ जाती है। तो कैटलिस्ट का अपोजिट चीज, कैटलिस्ट रिएक्शन में राहत पहुंचाता है जबकि पॉइजन रिएक्शन को और टफ बना देता है। पॉइजन अगर यूज करते हैं हम, कैटलिस्ट का ही उल्टा फॉर्म है पॉइजन। पॉइजन के साथ हम रिएक्शन करें तो वही एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा, कैटलिस्ट के साथ करें तो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा। अगर दोनों यूज ना करें तो नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी, जबकि हर एक केस में एनर्जी रिएक्टेंट है, हर एक केस में एनर्जी प्रोडक्ट है, सिर्फ बदल क्या रही है, एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी घट रहा है, पॉइजन के साथ बढ़ रहा है। अब दोनों ना रखे तो नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये ग्राफ था कैटलिस्ट के साथ, पॉइजन के साथ, ये ग्राफ था आपका एक्सोथर्मिक के लिए, ग्राफ था एंडोथर्मिक के लिए। बाकी 3 इक्वेशन है, पूरे में स्टोरी ये था। कोलिजन थ्योरी क्या बोलता है? कोलिजन थ्योरी का कहना है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन होती है, प्रॉपर एनर्जी से कोलिजन होती है, प्रॉपर एंगल पे कोलिजन होती है। अब कोलिजन होना चाहिए इफेक्टिव, अगर कोलिजन अनइफेक्टिव हो गया तो हो गया वेस्ट। जो कोलिजन इफेक्टिव होगा उसी में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगी, न्यू बॉन्ड फॉर्म होगी। तो कोलिजन थ्योरी। और फिर बात हमने कर लिया था के बारे में, के रेट कांस्टेंट तो है, एक बार फिर से रेट कांस्टेंट होता है कांस्टेंट ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को चेंज करें तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर जाती है। इसी के बारे में बात किया था आर्हेनियस, जिसने आपको एक इक्वेशन दिया, हमने 3 फॉर्मूला डिराइव किया, फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3, जिससे एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। तो इस बोर्ड का थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं और अगर वीडियो को 1 से 2 बार आप देखें तो पीछे वाला पार्ट आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। थैंक यू।